नमस्कार दोस्तों, ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक नई क्लास लेकर आए हैं जो पिछली कक्षा से आगे है। और आज हम नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में पूरकता और किस प्रकार से ये दोनों अलग हैं इसको भी समझेंगे। साथ ही साथ इससे आगे देखेंगे कि अगर राज्य कोई नीति बनाता है या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किसे वरीयता दी जाएगी, नीति बनाते समय और उल्लंघन होते समय नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी या मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ इनसे संबंधित आलोचनाओं को और विशेषताओं को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं ब्रीफ रीडिंग 4-5 मिनट में कि क्या क्या देखे थे हमने। फिर उससे संबंधित देखेंगे कि मौलिक अधिकार और जो डीपीएसपी हैं उनमें क्या संबंध है, यानी कि क्या पूरकता है और क्या समानता है। तो नीति निर्देशक तत्वों में हमने सबसे पहले आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा देखा था और राज्य की परिभाषा के तहत हमने देखा था कि राज्य की परिभाषा क्या होगी और उस परिभाषा में हमने राज्य को एज इट जो आर्टिकल 12 में है, जो मौलिक अधिकारों में है, जो भाग 3 में आर्टिकल 12 है, उसी को एज इट आर्टिकल 36 में देखा था। क्या लिखा था कि सेम एज आर्टिकल 12। ठीक है, तो राज्य तो वही हो गया। और फिर हमने 37-38 करके ऐसे हमने डीपीएसपी को देखा था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अलग है, यानी कि ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या देखेंगे, फंडामेंटल राइट। तो इसको लिखते हैं मौलिक अधिकार और ये हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कि इनमें फंडामेंटल राइट्स में और नीति निर्देशक तंत्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। कैसे? नकारात्मक स्वरूप होता है उनका। कैसा होता है? नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है कि ये राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, राज्य को कुछ करने से रोकते हैं कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य प्रतिबंध नहीं लगाएगा, संगठन बनाने पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, राज्य घूमने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन लगाई जा सकती है अगर वो किसी चीज का एकता, अखंडता और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित तो उस स्वरूप में लगाई जा सकती, लेकिन उनका नेचर कैसा है? नकारात्मक है। और वहीं जब हम डीपीएसपी को देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इनका स्वरूप कैसा है? सकारात्मक। सकारात्मक किस सेंस में है? सकारात्मक किस सेंस में? जब हमने इसकी परिभाषा देखी थी, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा देखी थी, तो क्या कहती थी कि ये राज्य के नीति निर्देशक यानी कि राज्य को नीति प्रदान करते हैं कि राज्य जब नीति बनाएगा तो इस प्रकार के पहलुओं को ध्यान में रखेगा, इस प्रकार के पहलुओं को ध्यान में रखेगा कि राज्य जो संसाधन है उसके विकेंद्रीकरण को करेगा, किसी एक व्यक्ति के पास उनको सीमित या केंद्रीकृत नहीं होने देगा। जो फैक्ट्रियां हैं, जो जमीन है, वो सभी की हैं, उन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। तो ये क्या है? ये यही है कि राज्य सकारात्मक यानी कि डीपीएसपी एक सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। एक अंतर क्या होगा कि ये नकारात्मक प्रकृति के हैं और ये सकारात्मक है, नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको एक अंतर तो ये हो गया। अगला अंतर क्या था इसमें कि फंडामेंटल राइट कैसे हैं? परिवर्तनीय हैं। कैसे हैं? परिवर्तनीय। यानी कि
इनफोर्सिएबल, इनफोर्सिएबल, इनको न्यायालय के द्वारा, इनको न्यायालय के द्वारा लागू किया जा, कराया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई मौलिक अधिकार है, ठीक है, और संविधान में उसे मौलिक अधिकार बनाया, तो सरकार उसको लागू करने के लिए, सरकार उसको लागू करने के लिए क्या होगी, वो बाध्य होगी। ठीक है, इसी बाध्यता को हम कहते हैं प्रवर्तनीयता। क्या कहते हैं? प्रवर्तनीयता। ठीक है, इसी बाध्यता को हम क्या कहते हैं? प्रवर्तनीय है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कैसे हैं? मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक है, कैसे हैं? प्रवर्तनीय, और ये अप्रवर्तनीय है। ठीक है, अप्रवर्तनीय है। हम कहेंगे कि नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय है, यानी कि अगर कोई नीति निर्देशक तत्व है तो राज्य उसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, राज्य उसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य कोशिश करेगा कि ऐसा हो जाए, राज्य उनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। कि मान लेते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, एक क्या है? नीति निर्देशक सत्य। अगर मान लो कि राज्य नहीं करता है कि नहीं दिया जाएगा, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जैसे राज्य 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित, यानी कि बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित प्रावधान करता है, तो अगर वो ऐसा नहीं करता है, उनकी देखभाल और शिक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं करता है, यद्यपि वो नीति निर्देशक तत्व है, तो तुम उससे संबंधित न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, अगर वहीं उसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया, जैसे पहले नीति निर्देशक तत्व था उसमें कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो राज्य ने उसको 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या बना दिया? मौलिक अधिकार। जैसे ही वो मौलिक अधिकार बना तो कैसा हो गया? वो परिवर्तनीय होगा। क्या हो गया? परिवर्तनीय। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये डीपीएसपी कैसे हैं? अपरिवर्तनीय है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है कि इसमें मौलिक अधिकारों पर सीमाएं हैं। इन पर क्या है? सीमाएं हैं। ठीक है, इस पे अनेक प्रकार की सीमाएं लगी हुई मौलिक अधिकारों पर। कोई सा भी मौलिक अधिकार देख लो तो उन पर विभिन्न प्रकार की सीमाएं लगी हैं। मान लेते हैं कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब प्रेस की स्वतंत्रता के माध्यम से आप ये नहीं कि हमको तो प्रेस की स्वतंत्रता है तो हम इससे उग्रवादी विचार फैलाएं या इससे ऐसे विचारों का प्रवाह करें, ऐसे विचारों का प्रसार करें जो समाज में घृणा उत्पन्न करें। तो क्या है? तो आपको प्रेस की स्वतंत्रता है लेकिन घृणावाद की नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि इन पर सीमाएं आरोपित की गई हैं कि ऐसा नहीं करोगे। तुम एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़े। संभवतः इस प्रकार की जो सीमा है वो सभी मौलिक अधिकारों पर लगाई गई हैं। तो इस पर क्या है? सीमाएं लगाई गई, और इनमें क्या है? इनमें सीमाएं नहीं है, सीमाएं नहीं है। ठीक है, तो डीपीएसपी पे क्या है? सीमाएं नहीं है। सीमाएं क्यों नहीं है? क्योंकि ये राज्य के हैं और राज्य ने अभी इनको लागू नहीं किया या लागू कर दिया है। ठीक है, तो सीमाएं नहीं है। तो इस पे क्या है? विभिन्न प्रकार की सीमाएं लगी हैं और इन पे सीमाएं नहीं है। इसलिए तो जब हम मौलिक अधिकारों की आलोचना पढ़ते हैं तो कहते हैं कि संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है और दूसरे हाथ से ले लेता है। किन कारण? क्योंकि उस पर अनेक प्रकार की सीमाएं लगी हुई हैं। तो ये हो गया हमारा कि मौलिक अधिकारों पर सीमाएं हैं और इन पर सीमाएं नहीं है। ठीक है, किस पर? डीपीएसपी पर। अगला अंतर क्या है कि मौलिक अधिकारों को
क्या? मौलिक अधिकारों का निलंबन। निलंबन विशेष प्रक्रिया से होता है। कैसे होता है? विशेष प्रक्रिया से होता है। अगर किसी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया फॉलो की जाती है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। ठीक है, ये हमने मौलिक अधिकारों में देखा था कि कैसे मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, और उसमें हमने देखा था कि आर्टिकल 20 और 21 का किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं होगा, तो इनको हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इनको निलंबित किया जा सकता है। जैसे युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। तो क्या कहता है कि इनका निलंबन विशेष प्रक्रिया में किया जा सकता है, राष्ट्रपति आदेश जारी करके कर सकता है। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी ये कानून बनाकर, क्या बोलते हैं कि कानून बनाकर, ये तो पहले तो एक अगर मुद्दे की बात समझें तो ये स्वतः निलंबित होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतः निलंबित होते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब कि ये प्रकृति में स्वतः ही निलंबित होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतः ही निलंबित होते प्रकृति, और इनको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा निलंबित किया जाता है। लेकिन अगर इनको कानून बनाकर लागू किया जाता है, कानून बनाकर अगर इनको लागू कर दिया जाता है, तब निलंबन करना स्वतः नहीं होता। मतलब यदि किसी डीपीएसपी को कानून बना दिया गया है, ठीक है, कानून बनाकर लागू कर दिया जाता है, तो निलंबन क्या किया जाता है? तो निलंबन विशेष प्रक्रिया से होता है, नहीं तो ये तब तक निलंबित होते हैं। जैसे कि बहुत प्रकार के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, जैसे हमने आर्टिकल 43 में पढ़ा था कि मजदूरों को उद्योगों के प्रबंधन में, यानी कि मजदूरों को निर्वाह मजदूरी दी जाएगी, जो उनकी निर्वाह मजदूरी है। ठीक है, अगर इसको कानून बना दिया जाता है, अगर इसको कानून बना दिया जाता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसको एक विशेष प्रक्रिया के तहत ही निलंबित किया जा सकता है, विशेष प्रक्रिया के तहत ही निलंबित किया जा सकता है। अगर ये कानून नहीं बने हैं तो क्या होगा? ये स्वतः ही निलंबित रहते हैं, इनको निलंबित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। एक बार इन अंतरों को हम समझ लेते हैं अच्छे से कि इनका स्वरूप नकारात्मक है। ठीक है, कैसा है? नकारात्मक। और डीपीएसपी यानी कि निर्देशक तत्व कैसे हैं? सकारात्मक। हमने आपको बताया था कि किस सेंस में नकारात्मक है, कि यानी कि ये राज्य को कुछ रोकते हैं, कुछ करने से रोकते हैं, ठीक है, राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, तो इस सेंस में ये नकारात्मक होगा। और ये राज्य को कुछ करने देते हैं। क्या करने देते हैं? कि राज्य कल्याणकारी नीति बनाए, राज्य मजदूरों को निर्वाह हेतु मजदूरी दे, राज्य संपत्ति जो संसाधन है उनका पुरुषों और महिलाओं के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए। तो यानी कि ये राज्य को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? सकारात्मक। ओके, अब अगली बात क्या है कि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं, इनफोर्सिएबल हैं। ठीक है, यानी कि इनको न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, और इनको आप न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। ये अप्रवर्तनीय हैं, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। किस पर? राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। दूसरा है मौलिक अधिकारों पर विभिन्न सीमाएं हैं, कि क्या क्या सीमाएं, उनको सीमाओं में बांधा गया। आपको मौलिक अधिकार अनन्य प्राप्त नहीं है। और डीपीएसपी पर सीमाएं नहीं है। सीमाएं क्यों नहीं है? क्योंकि ये राज्य को एक निर्देश की तरह है, कि राज्य नीति बनाते समय
इन बातों को ध्यान में रखेगा, इन बातों को ध्यान में रखेगा। ये किसका काम है? ये राज्य का काम है, ठीक है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये कि इनका निलंबन विशेष प्रक्रिया में होता है। क्या होता है? इनका निलंबन विशेष प्रक्रिया में किया जा सकता है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, क्या लगा हुआ है? ये राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल में इनको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया की कौन सा लगा है और कैसे? जैसे युद्ध और बाह्य आक्रमण हो जाता है तो आपका आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अगर किसी भी प्रकार का आपातकाल लगा हो तो आपके आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। हमने क्या देखा भी? हमने मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में अंतर देखा, ठीक है, कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व से किस प्रकार से भिन्न हैं, यानी कि अंतर है। चलो ये तो हो गई अंतर की बात। अब इससे आगे क्या होता है कि ठीक है अंतर है, लेकिन मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व कहीं ना कहीं संविधान के क्या है? संविधान का दर्शन पाया जाता है इनमें, डीपीएसपी में और मौलिक अधिकार। अगर दर्शन पाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से कुछ समानता भी रखते हैं, कुछ इनमें समानता होगी। तो आइए हम देखते हैं कि इनमें पूरकता क्या है। क्या पूरकता? कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या पूरकता है? क्या पूरकता है? ठीक है, पूरकता देखेंगे कि इन दोनों में क्या पूरकता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल और डीपीएसपी, पूरकता का मतलब है कि एक दूसरे में क्या समानता है, यानी कि इनको समानता भी कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या समानता है, ठीक है। समानता कि फंडामेंटल राइट्स की तुलना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो देश में, फंडामेंटल राइट वो देश में, यानी कि जो है वो राजनीतिक क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसकी? राजनीतिक लोकतंत्र की, ठीक है। किसकी स्थापना करते हैं? ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये किस प्रकार के हैं? ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जबकि अगर यहां हम देखें कि जबकि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तो क्या करते हैं? ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की, दो बात की गई है इसमें। कौन सी? एक सामाजिक और दूसरी आर्थिक, ठीक है। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। वहीं डीपीएसपी किसकी बात करते हैं? कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। जैसे कि हमने अंबेडकर को देखा था, जब हमने इनकी विशेषताओं को देखा था, तो ये वही विशेषता है कि जो डीपीएसपी है वो क्या करते हैं? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कैसे आर्थिक लोकतंत्र की? कि ये जो संपत्ति है, जो संसाधन है, उसका विकेंद्रीकरण चाहता है, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहता है। किसी एक व्यक्ति के पास उनको जाने से रोकता है कि जो भूमि है, जो फैक्ट्रियां हैं, वो किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, वो किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, सबके पास हो। तो जब होगी तो आर्थिक लोकतंत्र होगा, सभी लोग आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या इस प्रकार की करते हैं? तो ये सामाजिक और आर्थिक
लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, अगला, अगली क्या इनमें समानता हो सकती है बताएं, अगर कोई बताना चाहता हो कि एक ये समानता होती है। देखो, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों क्या हैं? दोनों अधिकार हैं। क्या है? मौलिक अधिकार, और ये मौलिक अधिकार है और ये डीपीएसपी है। तो ये क्या है? दोनों अधिकार हैं। ठीक है, क्या है? अधिकार हैं। कैसे? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स कैसे अधिकार हैं, तो समझते हैं। अधिकार हैं लेकिन इनकी अवस्था में अंतर है, इनकी अवस्था में अंतर है। कैसे? इनकी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों अधिकार हैं लेकिन इनकी अवस्था में अंतर है। जो प्राप्त हो चुके हैं, जो प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, और जो भविष्य में प्राप्त होंगे। किस में होंगे? जो भविष्य में प्राप्त होंगे, जो भविष्य में प्राप्त होने वाले हैं या होंगे, जो भविष्य में प्राप्त होने वाले हैं या जो प्राप्त हो चुके हैं। जो प्राप्त हो चुके हैं उनको क्या कहते हैं? हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो प्राप्त हो चुके। और जो भविष्य में प्राप्त होंगे तो वो क्या है? डीपीएसपी। ठीक है, कैसे? जैसे ये भविष्य में प्राप्त होंगे वो क्या बन जाएंगे? मौलिक अधिकार बन जाएंगे। लेकिन अभी क्या है? अभी डीपीएसपी। कैसे? जो प्राप्त हो चुके हैं वो तो है फंडामेंटल राइट्स, और जो भविष्य में प्राप्त होने वाले हैं वो हैं डीपीएसपी। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार। क्या? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन किस में है? इसकी स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 21 में है। ठीक है, आर्टिकल 21 में है। लेकिन इससे पहले एक मौलिक अधिकार था, सॉरी डीपीएसपी था। क्या था ये? डीपीएसपी था। कब? 2000, यानी कि 86वां संविधान संशोधन से पहले 2002 में भी। 2002 से पहले ये क्या था? एक सेकंड, हाँ, तो 2002 से पहले ये क्या था? डीपीएसपी था। मान लेते हैं कि 86वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन हुआ। कौन सा? 86वां। ठीक है, 2000 ये संशोधन हुआ। अब ये क्या है? डीपीएसपी। ठीक है, 86वां संशोधन करके इसको क्या बना दिया गया? अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्या होगा? ये अधिकार हो गया। उससे पहले क्या था? डीपीएसपी। जो वो कहने का मतलब जो है वो ये है कि जो प्राप्त हो चुके हैं, जो प्राप्त हो चुके हैं, जैसे अभी वो शिक्षा का लेते हैं, तो शिक्षा का अधिकार क्या होगा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो 6 से 14 वर्ष तक, तो उनका क्या होगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्या हो गया? उनका एक मौलिक अधिकार हो गया। लेकिन ये इस 86वें संविधान संशोधन से पहले क्या था? एक प्रकार का ये डीपीएसपी था। जैसे इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे अभी चल रहा है सिविल संहिता, तो ये अभी क्या है? एक डीपीएसपी है। ठीक है, सिविल संहिता क्या है? अभी एक डीपीएसपी है। जैसे ये अधिकार बन जाएगा, यानी कि सरकार इसको कानून बना देगी, सिविल संहिता कानून लागू कर देगी, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का
अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है इसमें कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, क्या फंडामेंटल राइट्स यानी कि और डीपीएसपी वैसे क्या है, ये दोनों अगर देखें तो अधिकारी हैं, लेकिन इनको अवस्था में अंतर है। किसकी? इन दोनों की, इनकी अवस्था में अंतर। कैसे? जो प्राप्त हो चुके हैं, जो व्यक्ति को मिल चुके हैं, वो क्या हैं? वो तो होगा आपके फंडामेंटल है। और जो भविष्य में प्राप्त होने वाले हैं तो वे अधिकार हैं डीपीएसपी, क्योंकि ये व्यक्ति को भविष्य में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कल्पना ही इनकी इस प्रकार से की गई, संविधान सभा ने रखा ही इस प्रकार कि राज्य प्रयास करेगा। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अभी डीएसपी है, लाते का तो अधिकार बन जाएगा। जैसे राइट टू एजुकेशन आरटीए तो एक अधिकार बना दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों अधिकार ही हैं। तो हमने इनमें अंतर देखा और इस आधार पर हमने एक पूरकता देखी। क्या देखी? पूरकता। अब इससे आगे देखते हैं कि इससे आगे क्या है, यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अगली चीज कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। इन दोनों में अंतर देख ला। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है कि आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, तो इनका वर्गीकरण विचारधाराओं के आधार पर किया गया है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर। जैसे हम देखते हैं कि कुछ होते हैं समाजवादी। हमने कौन कौन से देखे थे? हमने देखे होंगे, एक देखे होंगे हमने समाजवादी, जो समाजवादी स्वरूप रखते हैं। ठीक है, कैसा स्वरूप रखते हैं? जो समाजवादी स्वरूप रखते हैं, यानी कि समाजवाद की विचारधाराओं को जो समाहित करते हों या उनको प्रदर्शित करते हों। किनको? समाजवाद की। कि समाजवाद में क्या क्या देखा था हमने? पहले देखा था कि संसाधनों का क्या हो? समाजीकरण हो, संसाधनों का समाजीकरण हो, और संपत्ति का यानी कि समानता, सॉरी हाँ, संपत्ति का समाजीकरण हो गया। और अगली विशेषता थी इसमें समानता हो। और क्या देखा था इसमें? कल्याण हो, वंचित और दुर्बल वर्गों का कल्याण। इसके मूल में ये थे। तो ऐसे निर्देशक तत्व जो इन विशेषताओं को रखते हैं वो कैसे होंगे? वो समाजवादी नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, कौन से हैं? नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर विचारधारा के आधार पर, विचारधारा कैसी? जैसे गांधीवादी, इनको गांधीवादी भी बोलते हैं। विचारधारा के आधार पर जो गांधी की विचारधारा से मेल खाते हैं, जो नेहरू की विचार से मेल खाते हैं, यानी कि उनके विचारों के अनुरूप होंगे, तो वो कैसे होंगे? वो विचारधारा यानी कि गांधीवादी होंगे। अगला उदारवादी। कैसे? उदारवादी, उदारवादी होगा। और इन्हीं को हम बोलते हैं, उदारवादी को, पश्चिमवादी, यानी कि जो पश्चिम से आए, पश्चिमी देशों से आए, पश्चिमी। ठीक है, जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स है, वेस्टर्न जो निर्देशक तत्व, वेस्टर्न जो विचारधारा है, तो वहां से जो आए, तो वो कैसे होगा? पश्चिम। तो हमने अभी कितने प्रकार के देखे कि एक तो होते हैं समाजवादी, एक गांधीवादी और एक वेस्टर्न। जैसे समाजवादी का उदाहरण देखें तो 39 कौन सा होगा? क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी, और तुम्हारा 43 बी, 43 डी। तो इस प्रकार की ये उदाहरण देखेंगे कि 43 डी में क्या है। इस प्रकार को देखें कि ये कैसे हैं? समाजवादी हैं, ये समाजवाद का स्वरूप रखते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि 39 बी क्या कहता है, अगर 39 बी कहता है तो ये कहता है कि संसाधनों का जनहित में प्रयोग हो।
अगर हम 39B की बात करें तो ये क्या कहता है, जनहित में प्रयोग करता है, किसका, संसाधनों का। ठीक है, यानी कि जो संसाधन है उनका जनहित में प्रयोग है, यानी कि देखा है तो संसाधनों का समाजीकरण हुआ ना। अगर जनहित जो संसाधन है उनका जनहित में प्रयोग होगा तो क्या होगा, समानता आएगी, और समानता आएगी तो क्या होगा, कल्याण होगा। तो 39 देखा कि कैसे समाजवादी जो विचार हैं उनको पूर्ण कर रहा है। ठीक है, 39C, आर्टिकल 39C, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। क्या कहता है, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। तो वही बात कर रहा है कि किसी एक व्यक्ति के पास ना सोशलाइजेशन हो, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के पास ना। तो 39 भी यही कहता है। इसी प्रकार के आर्टिकल 43 क्लॉज डी। ठीक है, ये हो गया। अब गांधीवादी तत्व को देखते हैं। ये गांधीवादी है गया, गांधीवादी, गांधीवादी के अंतर्गत देखें तो कौन कौन से आते। ठीक है, कौन से देख रहे हैं हम, गांधीवादी, जो गांधी जी की विचारधारा से थे कि गांधीवादी क्या है। अगर इसमें देखें सबसे पहले तो, क्योंकि गांधी जी पंचायतों के बड़े समर्थक थे कि पंचायतें होना चाहिए, तो कितना रखा गया उसमें, 40 रखा गया, 47 रखा गया, और आपका रखा गया 42, है ना। तो 40 रखा गया। तो 40 क्या कहता है आपका, 40 कहता है कि पंचायतों का गठन हो, किसका हो, पंचायतों का, पंचायतों का गठन हो गया। कौन कह रहा है, ये 40 कह रहा है। गांधी जी चाहते कि देश में क्या हो, पंचायतें हों। ठीक है, अगला आर्टिकल क्या है, 47। 47 क्या कहता है कि जो दुधारू पशु है, जो गाय है, उसका वध ना हो। तो यही कहता है, सॉरी, दुधारू पोषाहार और शराब, गांधी जी शराब के विरोधी थे। जो शराब है उसको निषेध किया जाए, राज्य उसकी बिक्री पर रोक लगाएगा, वो है। और 42 नहीं होगा, सॉरी, इसमें है तुम्हारा 48। कौन सा है, 48। तो 48 क्या है, 48 है तुम्हारा कि जो पशु होते हैं उनका संरक्षण, कृषि, दुधारू पशु, तो इनका संरक्षण हो। तो ये क्या हो गया, ये गांधीवादी तत्व होगा कि गांधी की विचारधारा को मानते हैं। गांधी कहते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन हो, पंचायतों का गठन करवा दिए। 47 कहता है कि शराब पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, पोषाहार मिलेगा। 48 कहता है कि गाय पशुओं का वध नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अहिंसावादी थे और इस प्रकार की चीजों को लिया गया गांधीवादी में। ठीक है, अगला आ गया, अगला क्या है अपना, ये है उदारवादी। कौन सा है, उदारवादी। उदारवादी का मतलब है जो पश्चिमी शब्दाओं से लिए गए। किस शब्दाओं से लिए गए हैं, पश्चिमी शब्दाओं से लिए। जैसे कि आर्टिकल 49, 50, आर्टिकल 49, 50, ठीक है, 48 और 51। तो इस 49, आर्टिकल 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के हित को सुरक्षित रखना। क्या रखना, राष्ट्रीय महत्व के जो भी है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखना। 50 क्या, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ठीक है, तो ये भी पश्चिमी विचारधारा से। 48 क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण, जो उद्योगों के कारण पर्यावरण में हानि हुई है। ठीक है, पश्चिमी सबसे पहले जो हुआ था, क्या बोलते हैं जिसको औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, वो कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो देश हैं तो ये उन्हीं की देन है। ठीक है, 51 क्या कहता है, ये तुम्हारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों से कि शांति और ये सब होगा। ठीक है, तो हमने सब क्या देखा अभी, कि हमने देखा कि जो क्या है, डीपीएसपी है। ठीक है,
क्या है, डीपीएसपी। इनको 3 वर्गों में विभाजित किया, एक बार और देख लेते हैं। 3 भागों में, पहला हो गया समाजवादी, दूसरा हो गया गांधीवादी, जो गांधीवाद को गांधीवादी, और तीसरे हो गए उदारवादी। ठीक है, इनको देखा गांधीवादी में, देखा कि जो समाजवादी हैं, जैसे हमने इसके देखा आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C, और इस प्रकार से देखा हमने आर्टिकल 43D तो इस प्रकार के इनको रख सकते हैं। गांधी जी में हमने देखा कि पंचायतों के गठन से मानते हैं। फिर गांधी जी मानते हैं कि शराब नहीं बिकना चाहिए, यानी कि 47 हो गया। फिर गांधी जी कहते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, 47, 48, तो ये गांधी जी के हो गए। इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखा हमने, 49 देखा था हमने कि, और इसमें हमने देखा था 50 देखा था हमने कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग। तो इस प्रकार से हम डीपीएसपी को विचारधाराओं के आधार पर, समाजवादी विचारधारा ये क्या करती है, ये जनहित में संसाधनों का प्रयोग करती है और ये विकेंद्रीकरण को, ठीक है, जब जनहित में होगा तो क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये समाजवाद की विचारधाराओं को समाहित किए हुए हैं, तो ये समाजवादी होगा। तो इस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसमें, मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण में। अगर कहीं पूछा जाए तो कितने में, तो 3 प्रकार के वर्गीकरण को हम बता सकते हैं। ठीक है, अब अगली देखते हैं। अगला क्या है कि किस मौलिक अधिकारों को और कौन कौन से मौलिक अधिकारों को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, यानी कि जो नए मौलिक अधिकार थे उनको जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि बाद में जोड़े गए, जो मूल संविधान में, तो हेडिंग दी गई अपन क्या, बाद में जोड़े गए, बाद में जोड़े गए, कि बाद में कौन कौन से मौलिक अधिकार जोड़े गए। ठीक है, बाद में कौन कौन से मौलिक अधिकार, तो सबसे पहले देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, इसमें कौन कौन से जोड़े गए, तो इसमें हम देखेंगे 39A, कौन सा, 39A। फिर आर्टिकल आता है 43A, 40A, 43A, 40A, 39A, कौन सा आ गया, 40A, 43A, और कौन सा जोड़ा गया था इसमें, और इसमें आपका जोड़ा गया था 39F, कौन सा जोड़ा गया था, 39F। ठीक है, तो ये किसके तहत जोड़े गए, ये जोड़ा गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन 1970 के तहत। ठीक है, अगला जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा, 44वां, एजिट, ये हुआ था 1978 में। ठीक है, इसमें कौन कौन से जोड़े गए थे, इसमें आपका 38(2) जोड़ा गया, कौन सा, आर्टिकल 38(2). ठीक है, ये जोड़ा गया था। फिर हुआ था 97वां अमेंडमेंट, कौन सा हो गया था, 97th। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2011 में। ठीक है, ये लेटेस्ट है। और इसमें कौन सा जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया था आपका 43B, कौन सा जोड़ा गया था, 43B, याद रखना। अगर प्रश्न में आ जाता है कि सबसे लेटेस्ट कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया, तो हम कहेंगे कि सबसे लेटेस्ट मौलिक अधिकार 97th अमेंडमेंट 2011 में 43B जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था, 43B। 43B क्या कहता है, ये कहता है कि सहकारी संस्थाओं में, किसमें, सहकारी संस्थाओं को बढ़ाने का प्रयास करेगा। किससे संबंधित है, सहकारी, यानी कोऑपरेटिव, किससे संबंधित है, कोऑपरेटिव। तो 97 होगा था, तो उससे संबंधित ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना कि सबसे लेटेस्ट अभी तक जो नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया वो यही था, कौन सा, कि 97
अधिनियम, ठीक है। फिर 44वें संविधान के माध्यम से जोड़ा गया था एक 38(2). क्या कहता है कि ये आय की असमानता को कम करेगा। क्या करेगा? आय की असमानता, ठीक है। आय की असमानता से संबंधित है ये, ठीक है। आय की असमानता हो गई और अवसर की समानता इस प्रकार से। और जो सबसे ज्यादा जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन 1976। सबसे पहला जोड़ा गया था 39A, निःशुल्क कानूनी सहायता। क्या है इसमें? निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। राज्य उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा? राज्य का कार्य है कि वो नागरिकों को निःशुल्क, व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाए। क्या करवाए? कानूनी सहायता, ठीक है। यानी कि जैसे क्या हो सके, समान न्याय हो सके, ठीक है, समान न्याय। अगला क्या है? 40A। 40A का मतलब है कि ये जोड़ा गया, ठीक है। अगला कौन सा है? अगला इसमें आपका 39, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जोड़े गए थे। 43A। 43A क्या कहता है? 43A आपका कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है, निर्वाह मजदूरी की बात करता है। और इसमें क्या है? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने। कुटीर उद्योगों से गांधी जी भी प्रभावित थे, इसलिए वो बड़े बड़े कारखानों को भी रोकते थे। तो अपन इसको भी गांधी जी में डाल सकते हैं। लेकिन 43 में ये जोड़े गए थे इतने सारे। फिर 44 में एक जोड़ा गया था 38। और जो सबसे लेटेस्ट है वो आपका 43B है। 43B होता है आपका कोऑपरेटिव। किससे? कोऑपरेटिव। हमने जब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C देखा था, तो इसमें हमने क्या देखा था? व्यक्ति संगठन बना सकता है और कोऑपरेटिव संस्थाएं बना सकता है। जो कोऑपरेटिव संस्थाएं थी वो किससे निकली थी? इसी से, इसी अमेंडमेंट से, ठीक है, जो 2011 में हुआ था। और राज्य को भी निर्देश किया गया कि वो ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करे, ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करे, ठीक है। इसलिए इसको एक ये बना दिया गया था। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी आलोचना हो गई थी। हमने आलोचनाओं को देख लिया था और हमने इसके महत्व को भी देख लिया था। अब हम देखते हैं कि इनमें तनाव और जो संघर्ष, जो आखिरी मुद्दा बचता है इनसे संबंधित, वो है इनका तनाव कि मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में क्या तनाव है, यानी संघर्ष की स्थिति को देख लेते हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम इनमें? तनाव और संघर्ष, तनाव या संघर्ष, ठीक है। अगर इसको कहें तो फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, ठीक है। ये कह सकते हैं अपन कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो अपने डीपीएसपी, उनमें किस प्रकार का संघर्ष पाया जाता है। संघर्ष का मतलब है कि जब जब हमने शुरू में बताया था कि जब इन दोनों में टकराव होगा, किस में? फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में, तो वरीयता कैसे दी जाएगी कि कौन महत्वपूर्ण है? क्या मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाएगी या फिर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी? तो ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अगर जो देखें तो ये वरीयता का मुद्दा है। किसका है? वरीयता का, ठीक है, कि किसको वरीयता दी जाएगा। तो इसके समझने के लिए हमें कोर्ट के फैसले देखने होंगे जो न्यायालय ने निर्णय दिए, क्योंकि न्यायालय के निर्णय से ही पता चलेगा कि कौन सर्वोच्च है, यानी कि किसको वरीयता दी जाए। तो सबसे पहला जो केस हुआ था वो हुआ था चंपकम दोईराजन। कौन सा हुआ था? चंपकम दोईराजन, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं अपन, चंपकम दोईराजन। चंपकम दोईराज, इसमें न्यायालय ने क्या कहा? इसमें न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार बढ़े हैं, ठीक है, सबसे पहले 1951 में। और इसमें कहा है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जो जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं डीपीएसपी से। यानी कि इसने क्या किया?
इसने मौलिक अधिकारों को वरीयता दे दी। क्या दे दी? मौलिक अधिकारों को वरीयता दे दी कि मौलिक अधिकार हैं। क्या है? मौलिक अधिकार कैसे हैं? वो सर्वोच्च हैं। यानी कि इसने किसको बड़ा बना दिया? मौलिक अधिकारों को। लेकिन बात यही नहीं रुकी, फिर बात अगली जाती है और फिर एक केस होता है जिसे कहते हैं केरला शिक्षक विधेयक। क्या बोलते हैं? केरला शिक्षक विधेयक। केरला शिक्षक विधेयक, ठीक है। फिर केरल में एक शिक्षा विधेयक आया था, तो उस शिक्षा विधेयक से संबंधित एक निर्णय गया, ठीक है, कोर्ट में केस गया। और इसमें क्या हुआ? ये 1957 में, ठीक है, ये कोर्ट में जाता है और इसमें कोर्ट क्या कहता है? इसमें कोर्ट एक नया शब्द यूज करता है जिसे हम बोलते हैं पूरकता। क्या बोलते हैं? पूरकता। यानी कि न्यायालय में इसमें कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो नीति निर्देशक तत्वों की पूरकता करते हैं। यानी कि एक दूसरे के पूरक है, ना कोई किसी से छोटा है ना कोई किसी से बड़ा है, ना किसी को पहले रखा जा सकता है ना बाद में। यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब है अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो नीति निर्देशक तत्वों का भी कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर इसको व्यवहारिक रूप में समझें, एक और दो है, ठीक है, दो तभी तक दो है जब तक एक है। अगर एक नहीं होगा तो दो का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, और डीपीएसपी हैं, तो एक दूसरे का महत्व है। अगर इनको किसी एक को भी हटा दिया जाता है तो दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। तो केरल शिक्षा विधेयक में यही कहा गया कि ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, ठीक है। और उनमें रचनात्मक समायोजन की बात की। कैसी की? रचनात्मक समायोजन की। रचनात्मक समायोजन का मतलब है, इसमें कहा कि राज्य ऐसी नीति बनाएगा, राज्य ऐसी नीति बनाएगा जिसमें मौलिक अधिकारों का भी हनन ना हो और राज्य के हितों की भी और व्यक्तियों के हितों की भी पूर्ति हो जाए। यानी कि ये एक दूसरे से टकराएं नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन ना हो दोनों में। किस में? मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में। तो यही होती है पूरकता की रचनात्मक समय ऐसा बनाया जाए, विधि को ऐसा कानून बनाया जाए कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी बच जाए हनन होने से और राज्य का जो लक्ष्य है वो भी पूर्ण हो जाए। तो यही होगा इसमें कि रचनात्मक समायोजन की बात कही गई, ठीक है। फिर अगला क्या होता है? अगला होता है 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। 24वां संशोधन होता है और इसमें न्यायालय कहता है कि संशोधन, सॉरी, इसमें संशोधन तो संसद का कानून होगा। और इसमें कहा गया कि आर्टिकल 39B एक आर्टिकल हो गया और आर्टिकल 39C, यानी कि बी और सी जो बात, दो आर्टिकल हैं आपने देखे होंगे कि बी और सी। एक होता है कि संसाधनों का जनहित में होता है और दूसरा होता है कि जो संसाधन होते हैं, यानी कि आर्थिक जो संसाधन है उनका विकेंद्रीकरण करता है, ठीक है। अगर ये दोनों हैं, ठीक है, अगर ये दोनों हैं, अगर इनके माध्यम से आपके आर्टिकल 14, 19 और आपके आर्टिकल 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। अगर ये है संसद कोई कानून बनाती है, उसमें ये दो आर्टिकल आते हैं, ठीक है, संसद इनसे संबंधित कोई कानून बनाती है और उस कानून से व्यक्ति के आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता है, का उल्लंघन होता है, तो इस आधार पर नहीं माना जाएगा कि ये व्यक्ति के आर्टिकल 31 का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि इनको लागू करते हैं, कोई भी कानून हो संसद का, अगर इनको लागू करते हैं तो इसको नहीं माना जाएगा कि ये इनका उल्लंघन है। कैसे? एक उदाहरण से देखते कि जब 24वां संविधान संशोधन आया, ठीक है, 1971 में, ठीक है,
तो आर्टिकल 39B क्या है, हमने बताया था कि ये व्यक्ति को क्या करता है, ये कि व्यक्ति में संसाधन को जनहित में, यानी कि जो भूमि है, ठीक है, संसाधन का जनहित में प्रयोग करता है। और दूसरा है आर्थिक विकेंद्रीकरण पे 39C। अगर इसको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है और वो कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे व्यक्ति के आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यही बोलता है कि सभी व्यक्ति समान है, ठीक है, विधि के समक्ष समता और संरक्षण, यानी कि विधियों का संरक्षण होगा, यानी कि उसको विधि के समक्ष समान माना जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया। आर्टिकल 14। आर्टिकल 19 क्या कहता है, उसमें स्वतंत्रता है, ठीक है, 6 प्रकार की। उसी में एक स्वतंत्रता थी 91 क्लॉज 1 क्लॉज F, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें तुम्हारी संपत्ति की थी कि व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार होगा, और 31 में भी संपत्ति का था। तो इन दोनों को हटा दिया गया, यानी कि निश्चित कर दिया गया और उसको एक कानूनी अधिकार बना। अब संसद कोई कानून बनाती है जो इनसे संबंधित है और वो इनका उल्लंघन कर रही है, तो किसको वरीयता मिलेगी, तो ये 2 आर्टिकलों को मिलेगी, क्योंकि ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है, इससे बहुत सारे लोगों का भला होगा। तो यही कहा कि अगर संसद 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी से संबंधित कोई कानून या लॉ पारित करती है तो उसको इस आधार पर समाप्त नहीं किया जाएगा कि वो व्यक्ति के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो 24वें संविधान में क्या क्या कि इन दोनों की वरीयता हो गई, किसकी हो गई, 39B और 39 क्लॉज सी। एक ग्रेटर देन है किससे, 19 से, 14 से और 31 से, ठीक है। 24वें संविधान से संशोधन से ये स्थापित हो जाता है कि ये 2 आर्टिकल इन 3 आर्टिकलों से बड़े हैं। फिर एक आता है अगला, वो है केशवानंद भारती केस, सबसे फेमस केस है, हमने इसको प्रस्तावना में भी पढ़ा था, मौलिक अधिकारों में भी पढ़ा था और यहाँ भी देख रहा है। तो कौन सा केस आ गया, अब आ गया केशवानंद भारती केस। केशवानंद एक महंत थे, ठीक है, और उनके पास बहुत जमीन थी और सरकार ऐसा कोई कानून बनाए जिससे उनकी जमीन जाए तो जायज है कि वो केस लड़ेंगे। अभी फिलहाल में उनकी मृत्यु हुई, तो केशवानंद भारती केस होगा 1973 में। तो इसमें भी यही चुनौती दी गई कि नहीं, ये जो कानून है वो गलत है। लेकिन क्या होता है कि जो संसद सुप्रीम कोर्ट होता है वो इस यानी कि इसको सही ठहराता है कि जो लॉ है वो सही है, यानी कि 24वां जो संशोधन था उसकी वैधता को सही ठहराता है कि ये सही है, ठीक है, किस में, केशवानंद भारती केस में। तो क्या हुआ, अभी भी यही है, ठीक है। अगर केशवानंद भारती केस को देखें तो 24वां संविधान संशोधन सही है, ठीक है। फिर मामला यही नहीं रोका, फिर अगला होता है और अगला आता है आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा संशोधन इसी में हो गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन होता है और इसमें कहा गया था कि सभी डीपीएसपी, क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि सभी डीपीएसपी, अब इसमें 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी को तो रखा ही रखा और इसमें लिख दिया कि सभी डीपीएसपी ग्रेटर देन 14, 19, 31, यानी कि इन सब में इसका मतलब हुआ कि सभी अब जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो ग्रेटर देन है 14, 19 और 31 है। अगर सरकार या राज्य कोई भी मौलिक अधिकार कोई भी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कोई कानून पारित करती है या विधि बनाती है तो उनको इन आर्टिकलों के आधार पर समाप्त नहीं किया जाएगा कि व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है।
ये किस में कहा गया, ये 42वें संविधान संशोधन में, कि सभी डीपीएसपी रख दिया इसमें, ठीक है। फिर अगला अगला क्या होता है, अगला आता है इसमें एक मिनर्वा मिल्स केस, फेमस है ये, कौन सा, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस होता है और इसमें क्या होता है, इसमें भी कोर्ट ये बोल देता है कि यानी कि 42वें संविधान संशोधन को वैध ठहरा देते कि 42वां संविधान संशोधन सही है। जैसे केशवानंद वाले में क्या किया था, जो 25वां संविधान संशोधन था, ठीक है, तो उसको सही ठहरा देती है, ठीक है। फिर और 42वें संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स केस में सही ठहरा दिया जाता है। यानी कि इसमें कहा गया कि उन्हीं मौलिक अधिकारों या विधि से संबंधित उन्हीं प्रावधानों को हटाएगा जो क्या करता, आधारभूत संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उससे संबंधित ना हो। क्या क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। और हम आपको बता चुके हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है वो किस में दिया था, वो दिया था आपका केशवानंद भारती केस में। किस में दिया था, केशवानंद भारती केस में। यानी कि यह एक बार इसको समराइज कर लेते, फिर देखेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है। यानी कि डीपीएसपी से संबंधित अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो क्या है, ठीक है। अगर मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में संघर्ष हो जाता है तो क्या होगा, तो सबसे पहला केस हुआ था चंपकम दोईराजन केस 1951 में। और इसमें न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार बड़े हैं डीपीएसपी से, यानी कि फंडामेंटल राइट्स ग्रेटर देन डीपीएसपी, ठीक है। तो यहाँ किसको वरीयता मिल गई, यहाँ मिल गई वरीयता मौलिक अधिकारों को, ठीक है। लेकिन मामला इससे आगे जाता है और फिर केरल में एक शिक्षा विधेयक आता है 1957 में, ठीक है। उस विधेयक में क्या होता है कि वो विधेयक जाता है न्यायालय के पास कि इसमें कुछ कमियां हैं, ठीक है। और उसमें न्यायालय कहता है कि ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स क्या है, पूरकता है। और उसने कहा कि इन दोनों में एक रचनात्मक समायोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रचनात्मक समायोजन। यानी कि राज्य ऐसी विधि बनाएगा, राज्य ऐसी विधि बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी दोनों का सामंजस्य बैठ जाए, ठीक है। समायोजन का मतलब यही कि दोनों में सामंजस्य बैठ जाए, ठीक है। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने केरल शिक्षा विधेयक में, ठीक है, कि दोनों में सामंजस्य आधारित हो, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, एक समानता रखें। फिर अगला होता है कि संविधान संशोधन होता है, 24वां संविधान संशोधन होता है। 24वें संविधान संशोधन में पार्लियामेंट क्या करती है कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 सी को इसको बड़ा बना देती है 3 आर्टिकलों से, 14 से, 19 से और 31 से। और वो कहती है अगर इनसे संबंधित संसद कोई कानून बनाती है तो उस कानून को वरीयता दी जाएगी। उसको इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि वो व्यक्ति के 14 और 19 और 31 आर्टिकल को वायलेट करती है, उसकी इन स्वतंत्रताओं को वायलेशन होता है, तो इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वायलेशन कर रहे थे, तो इसी में क्या होता है कि केशवानंद भारती केस आता है जस्ट 2 साल बाद, 71 में वो किया, और फिर आता है केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में क्या होता है कि उस 24वें संविधान संशोधन को सही ठहराया जाता है, ठीक है। यानी कि 24वां जो संविधान संशोधन था उसको वैलिड कर दिया जाता कि नहीं ये सही है, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि अभी स्थिति क्या है उसी की है। फिर 42वां होता है 1976 वाला, उसमें अब 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी
के स्थान पर क्या लिख दिया गया कि सभी आर्टिकल। अब यहाँ क्या हो गया कि सभी नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार कोई किसी भी नीति निर्देशक से संबंधित कोई विधि या कानून पारित करती है तो वो इस आधार पर खारिज या समाप्त नहीं किया जाएगा कि वो व्यक्ति के वही आर्टिकल जो आर्टिकल 14, 19 और 31 का वायलेशन करते हैं। ठीक है, अब उसमें सभी आर्टिकलों को रख दिया गया है। फिर क्या होता है, सभी आते हैं तो एक आता है मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, और उसमें भी क्या किया जाता है, जो 42वां संविधान संशोधन था उसको वैलिड कहा जाता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है वही सही है। ठीक है, केशवानंद में कौन सा 24वां और मिनर्वा मिल्स में 42वां। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो एक हो गया एंड का विकास क्रम कि कैसे कैसे किसको वरीयता मिली, किसको पूरकता मिली। अब वर्तमान स्थिति क्या है कि मान लिया अगर एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें या निम्नलिखित में से क्या है, तो एक लिख लेते हैं जो सही होंगे कि एग्जाम में क्या टिक करना और क्या नहीं। ठीक है, तो हम एक लिखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति, ठीक है, अगर इनसे संबंधित कोई आता है और पूछता है कि वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है, तो वर्तमान स्थिति क्या है वर्तमान स्थिति है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पूरक हैं। ठीक है, क्या है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कैसे हैं, पूरक है एक दूसरे के। ठीक है, अगर स्टेटमेंट आता है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है तो हम क्या कहेंगे, हाँ ये सही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, दूसरी स्थिति बन सकती है कि जैसे 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी, अगर इनसे संबंधित कोई कानून होता है तो के डीएसपी अगर इसके कोई मौलिक वो है नीति निर्देशक तत्व है तो उनको आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 पर वरीयता है। ठीक है, अगर आता है कि इस पे क्या है तो हम कहेंगे कि इन पे वरीयता है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये बड़े हैं। ठीक है, ये ऐसे बड़े हैं किस पे, आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी, इनको वरीयता मिलेगी। फिर अगला आता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी क्या है, इनमें संतुलन ढांचा क्या होगा, संतुलन ढांचा वही जिसको हम बोलते हैं रचनात्मक समायोजन। ठीक है, संतुलन ढांचा यानी कि किसको, मिनर्वा मिल्स। अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, मिनर्वा मिल्स की। ठीक है, जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ था और उसमें क्या गया था, 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति क्या है कि दोनों में एक संतुलन ढांचा होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर संसद का कोई कानून है तो इन दो आर्टिकलों को क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और फिर जो हम पहले बता चुके हैं अंतर में कि ये अपरिवर्तनीय है, ये सकारात्मक होते हैं, तो इस प्रकार से ये हो गए। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो विवाद था, जो अंतर था और जो समानता थी उससे संबंधित चीज़ों को देखा और वर्तमान स्थिति को भी देखा। अब इससे आगे हम कल देखेंगे। यहाँ एक और हिस्सा बचा है संविधान के दर्शन का, वो बचा है हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जैसे ही खत्म होंगे तो संविधान का एक भाग खत्म हो जाएगा जिसे हम कहते हैं संविधान का दर्शन। जैसे ही संविधान का दर्शन होगा उससे आगे फिर हम अगली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।